तो दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दोस्तों मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर हम 3 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आगे आने वाले समय में मार्केट की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। और अगला वीक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट में क्यों प्रेशर बना रह सकता है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है और हमारी क्या यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मार्केट में देखिए दोस्तों आपको ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमको आने वाले अगले हफ्ते और इनफैक्ट थोड़े और समय तक के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। चलिए उस मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर और डिटेल्स दूँगा। तो सबसे पहला दोस्तों बड़ा कारण है एलआईसी आईपीओ। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ ये आने वाला है। डीआरएचपी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते हमको यहाँ पर लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाए। और ये जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, देखिए 15 लाख करोड़ का ये मार्केट वैल्यूएशन होने वाली है इसकी पोस्ट लिस्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ा आईपीओ है और डेफिनेटली मार्केट में लिक्विडिटी स्क्वीज हो सकती है। क्योंकि होगा क्या, देखिए मार्केट में जो बड़े एचएनआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, जो एफआईआईज हैं, पैसा अपना सेव करेंगे। पैसा सेव करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्क्वीज हो सकती है। और जैसे ही आईपीओ आएगा फिर उसमें वो पैसा लगता हुआ देखने को मिलेगा। और एंकर इन्वेस्टर्स का जो बेसिकली लॉक इन होता है वो, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, देखिए एक महीने का रहता है। तो तब तक मार्केट में लिक्विडिटी में रिमेन स्क्वीज्ड फॉर टिल दैट पीरियड। तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट या तो आपको रेंज बाउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर उसके दौरान कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो मार्केट में लिक्विडिटी ना होने के कारण से मार्केट काफ़ी गिरता हुआ भी हमको नज़र आ सकता है। तो ये हो गया दोस्तों एक पहला रीज़न एलआईसी आईपीओ। दूसरा दोस्तों एक बड़ा रीज़न है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये दोस्तों देखिए इतना बड़ा इशू नहीं था, एक बार हमने उसको पहले भी कवर किया था, इतना बड़ा इशू उस टाइम नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे यहाँ पर ये सिचुएशन आप कह सकते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, मेजरली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो होती हुई नज़र आ रही है। रशिया यूक्रेन में तो था ही, अब यहाँ पर दोस्तों यूएस की तरफ से भी यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक रशिया जो है यूक्रेन पे यहाँ पर अटैक कर सकता है। हालाँकि यहाँ पर देखिए रशिया वो मना कर रहा है कि अभी यहाँ पर हम कोई अटैक नहीं करेंगे। यूक्रेन बोल रहा है कि ऐसा कोई अभी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन यूएस पता नहीं कहाँ से बीच में यहाँ पर ये बोल रहा है कि रशिया जो है अटैक कर सकता है। तो ये काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है जिसका मार्केट में एक डेफिनिटली रिपल इफ़ेक्ट हमको होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें यहाँ पर यूरोप की इकोनॉमी यहाँ से इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर एक रॉकेट लॉन्च भी कर दिया रशिया ने यूक्रेन पे, तो आप समझ सकते हैं कि एक ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट टंबल होते हुए देखने को मिल सकता है। यूरोपियन इकोनॉमी यहाँ पर इफेक्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक रशिया यूक्रेन वाला दोस्तों इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है। अगर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है। अगर यहाँ पर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आते हैं, अगर यहाँ पर अटैक होता है तो ये सिचुएशन बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। यूरोपियन इकोनॉमी के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट्स भी टंबल होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब इसका एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, देखिए रशिया यूक्रेन का अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप मान के चलिए कि फ्यूल प्राइसेज़ काफ़ी बढ़ते हुए हमको देखने को मिल सकते हैं। और आप जैसा कि कल के दिन की मैं यहाँ पर प्राइस देख रहा हूँ तो $93 प्रति बैरल यहाँ पर टच कर चुकी है प्राइसेज़। अगर यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ नज़र आए तो $100 प्रति बैरल तक ये जो है प्राइसेज़ जा सकती है क्रूड ऑयल की। और इसका इम्पैक्ट डेफ़िनेटली इंडिया पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए इंडिया की तो हाई पेट्रोल और डीजल प्राइसेस मतलब काफ़ी फेस कर ही रहा है इंडिया, और इट कुड इम्पैक्ट नेगेटिव इन दी कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। अब कैसे बढ़ेगी ये भी समझिए कि यहाँ पर देखिए फ्यूल प्राइस क्यों बढ़ेगी। अगर दोस्तों देखिए रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो बेसिकली यहाँ पर जो नाटो है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, या फिर जो वेस्टर्न अलाइज हैं, वो यहाँ पर ऐसी बात चल रही है कि यहाँ पर सैंक्शन लगा देंगे ये रशिया पे। जो है बेसिकली सैंक्शंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सैंक्शंस यहाँ पर इम्पोज कर दी जाएगी रशिया पे। और अगर यहाँ पर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शन लगाई जाती है रशिया पे तो बेसिकली रशिया भी इसको रिस्पॉन्ड करेगा और जो गैस सप्लाई है वो यहाँ पर बंद कर सकता है रशिया। जी हाँ दोस्तों, और यूरोप यहाँ पर काफ़ी डिपेंडेंट है रशिया पे फॉर द गैस सप्लाईज। तो यूरोप की डिपेंडेंसी काफ़ी होगी। अगर वो टर्न ऑफ करता है रशिया तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसमें हमको राइज होता हुआ देखने को मिल सकता है और इट कैन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो जिसका असर हमको इंडिया पे भी देखने को मिलेगा। और अभी जैसे कि आरबीआई ने उसमें यहाँ पर कोई भी रीपर्चेज रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन
स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ देखने को मिला क्रूड का, तो डेफिनिटली आप मान के चलिए यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। तो अगेन ये एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो लेट्स यहाँ पर इसकी सिचुएशन क्या रहती है, आपके साथ इसका मैं अपडेट करता रहूँगा अब आगे आने वाले समय में। अब तीसरा दोस्तों ये मेजर है ग्लोबल इन्फ्लेशन। अब देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन तो डेफिनिटली यहाँ पर बढ़ता हुआ हमको नज़र आ ही रहा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक की बात ऑलरेडी फेड की तरफ से हो चुकी है। तो ये तो होना ही होना है, क्योंकि बेसिकली अगर देखिए अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ानी ही पड़ेगी। इकोनॉमी पटरी पे ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ती हुई हमको नज़र आएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो उसका भी प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अगर दोस्तों मैं पास्ट की बात करूँ, तो पास्ट में 5 मतलब आई थिंक 5 बार जहाँ पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 1994 में इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी। फिर एक बार डॉट कॉम बबल जब हुआ था, बेसिकली डॉट कॉम बबल जब बस्ट हुआ था, उस टाइम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी। और 2004 में इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक हुई थी और 2015 में इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी, बिकॉज यहाँ पर ये उस टाइम पे मार्केट में प्रेशर देखने को मिला था। और ये इंटरेस्ट रेट हाइक होने से पहले दोस्तों मार्केट में प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन हिस्ट्री ऐसा सजेस्ट करती है कि आने वाले 6 मंथ में आफ्टर द इंटरेस्ट रेट हाइक मार्केट यहाँ पर बेटर परफॉर्म करता है। 1994 में भी ऐसा हुआ था, 1999 में भी ऐसा हुआ था, 2004 में बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक हुई थी। लेकिन इंडिया में इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। 2004 में स्टॉक मार्केट 20% तक गिरा था। और उसके पीछे का दोस्तों जो मेजर कारण था वो था कि जो एनडीए जो गवर्नमेंट है वो दोस्तों वहाँ पर हारी थी। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी वो हार गई थी और यहाँ पर कांग्रेस वापस से री इलेक्ट हुई थी, जिसको मार्केट ने ऐसे नेगेटिव लिया था। और एज पर हिस्ट्री यहाँ पर मैं बताऊँ तो मार्केट को लगता है कि भैया जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पर अच्छी रह सकती है मार्केट के लिए। तो ऐसा एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जब ऐसा हुआ है मार्केट में, अगर बीजेपी की सरकार जब आई है मार्केट में, हमको एक तेजी देखने को मिली है मोस्ट ऑफ द टाइम। 2015 में भी यहाँ पर हुआ था, 2015 से पहले मार्केट में काफ़ी करेक्शन आई थी, लेकिन 2016 के बाद फिर से एक बार मार्केट हमको तेज देखने को मिला था। तो ये 3 मेजर रीज़न है, हालाँकि छोटे-मोटे और रीज़न है, लेकिन 3 जो बड़े रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में हमको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए? मार्केट में दोस्तों देखिए प्रेशर आ सकता है, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट हो सकता है हमको यहाँ से या तो कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिले या फिर मार्केट में थोड़ा प्रेशर आता हुआ देखने को मिले। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ बुल मार्केट की। देखिए बुल मार्केट चला था दोस्तों 2003 से लेकर 2007-8 तक, ठीक है? 8 के बाद आपको पता ही है यहाँ पर क्रैश आया था, तो करीब-करीब 500% तो इंडेक्स में हमको राइज़ आता हुआ देखने को मिला था। लेकिन उस बुल मार्केट के दौरान, मतलब इस बुल मार्केट के बीच में अगर आप देखें, तो ऐसा टाइम भी था 2004 में 6 महीने मार्केट 23% की करेक्शन आई थी। तो यहाँ पर जिसने सर्वाइव कर लिया उसने इसका फ़ायदा उठाया। उसके बाद अगर आप देखें तो 2006 में, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको देखिए 2006 में भी, ठीक है, बुल मार्केट का ही दौरान था। 2006 में मई से लेकर जून तक करीब 14% की हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद बुल मार्केट फिर से हमको कंटिन्यू देखने को मिला। 2008 में तो बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ही था, तो पूरा 50% मार्केट डिप हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट हमेशा हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला है। बीच-बीच में 2015 में इश्यू हुए थे, आपको बताइए मार्केट में, ठीक है? फिर डीमोनेटाइजेशन आया था, फिर एलटीसीजी आया, फिर कोविड आया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट हमको ऊपर ही देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से 2022 जो होगा दोस्तों उसमें मार्केट में या तो प्रेशर देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा 2022 की बात नहीं कर रहा मैं, हो सकता है बीच में 5-6 महीने, आगे आने वाले 5-6 महीने हमको प्रेशर देखने को मिले। लेकिन मेजर पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सर्वाइवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से मार्केट हमको यहाँ पर रिवॉर्ड करेगा लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। मार्केट को यहाँ पर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर होने ही वाली है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक ग्रोइंग फेज़ में है और डेफिनिटली यहाँ पर एफआईआईज़ अभी सेलिंग कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ मैनी रीज़न। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो टीना की, मतलब कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। एफआईआईज़ जो बड़े एफपीआईज़ हैं, जो बड़े ग्लोबल फंड हाउसेज़ हैं, दे हैव टू कम सूनर और लेटर इन द इंडियन इक्विटी। तो जैसे ही उनकी बाइंग आती हुई देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट हमको फिर से एक बार भागता हुआ देखने को मिलेगा। और अब की बार दोस्तों थोड़ा-सा डिफरेंस ये है कि देखिए इतनी हैवी एफआईआई सेलिंग होने के बावजूद अगर आप देखें तो डीआईआईज़ ने यहाँ पर लगातार बाइंग किया और उसका सपोर्ट यहाँ पर रिटेल निवेशकों द्वारा हुआ है और इसकी वजह से मार्केट में इतना गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है। लेकिन जिस प्रकार की एफआईआई सेलिंग हुई है, एक बहुत बड़ी एफआईआई सेलिंग हुई है, लेकिन उसको अब्सॉर्ब करता हुआ नजर आया है डीआईआईज़ और आरआईआईज़, मतलब कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडिया का जो एक आप कह सकते हैं कि
मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो है निवेशक अवेयर हो रहे हैं, सीख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बेसिकली यहाँ पर दर्जा दे रहे हो, अपनी एसआईपी को यहाँ पर स्टार्ट रख रहे हैं। अब मैंने आपको कैम्स के जो वीडियो था उसमें बताया था कि एसआईपी ट्रांज़ैक्शंस लगातार बढ़ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशंस लगातार बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी किसी भी पैरामीटर पे यहाँ पर डिक्लाइन देखने को नहीं मिला। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस है और एक जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें ग्रोथ आना यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि आना ही है। तो मेरे ख्याल से ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और 2015-16 में मार्केट में एक बहुत बड़ा एक सेल ऑफ आया था, उसके पीछे के रीज़न्स मैं आपको बताऊँ तो चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में टर्बुलेंस हुआ था, बेसिकली युआन का कुछ इश्यू हुआ था, जो उनकी करेंसी है। ठीक है? यहाँ पर ग्रीक डेट डिफ़ॉल्ट हुआ था और अगर देखें तो क्वांटिटेटिव ईज़िंग को यहाँ पर विराम लगा था और बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली थी। ये सारी सिचुएशन वही सिचुएशन है जो आज के टाइम में हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर चाइनीज़ मार्केट टर्बुलेंस हुआ था, अब की बार हो सकता है यूरोपियन मार्केट हो जाए और मार्केट में एक रिपल इफ़ेक्ट हमको देखने को मिले और इंडिया भी यहाँ पर करेक्ट होता हुआ देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में भी हुई है, अभी भी हो रही हैं। तो मार्केट में हमको एक लीनियर मोशन में कभी भी अपवर्ड ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में बीच में करेक्शन भी आएँगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। 1-1 साल, 6-6 महीने 1.5 साल के लिए भी मार्केट प्रेशर में देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल। वेल्थ क्रिएशन दोस्तों एक स्लो प्रोसेस है, एक आसान काम नहीं है। देखिए वेल्थ क्रिएट करना एक ईज़ी यहाँ पर टास्क नहीं है। इसमें हमको यहाँ पर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपनी हमको अपना एक आप कह सकते हैं कि हमको अपना यहाँ पर एक माइंड लगाना पड़ेगा और पास्ट को देखकर अपना यहाँ पर एक आप डिसीज़न लेना पड़ेगा कि हमारी यहाँ पर एस्पिरेशन क्या है, एम क्या है, मार्केट में हमारे यहाँ पर होराइज़न क्या है, क्या हमारे पास क्वालिटी स्टॉक्स है, क्या हमारे पास एसेट एलोकेशन ठीक है। तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा और हमको मार्केट में बने रहना है। हो सकता है आज हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर 20% नेगेटिव चला जाए, हो सकता है यहाँ पर 25% नेगेटिव चला जाए, लेकिन अगर आपका जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में अगर आने वाले 2 से 3 से 5 साल, 10 साल के लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपके पास पैसा नहीं है तो होल्ड कीजिए, पैसा है तो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एवरेज कीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और वेरी मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो मार्केट है, वेरी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमको यहाँ पर रखनी चाहिए, जहाँ पर क्वालिटी स्टॉक्स में हमको करेक्शन आती है तो बाय करके चलना चाहिए और होल्ड करना चाहिए। पैसे नहीं है तो मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को नहीं बेचना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा ओपिनियन यही है दोस्तों, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा-सा डिफरेंट वीडियो है। यहाँ पर मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस आपके साथ साझा करने की कोशिश की, एक साइकोलॉजी मार्केट में साझा करने की कोशिश की। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।